अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लीनियर अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है जो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है और ये यूज़फुल होता है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी चैप्टर के आखिर में 2-3 लेक्चर्स के बाद हम क्रैमर रूल की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसमें हम डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट को, अगर आपके पास लेट्स से 2/2 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट अगर आप उसका एवेल्यूएट करते हैं तो हमारे पास एरिया भी आ जाता है पैरेललोग्राम का। अब ये क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम कौन सी होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट्स से 1 0 1 2। अब देखें ये 2/2 मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा बेसिकली वो एरिया होगा पैरेललोग्राम का। चलिए मैं आपको पैरेललोग्राम भी ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके अंदर बेसिकली जो पॉइंट का 1 0 है इसको हम एज अ वेक्टर भी देख सकते हैं ना 2 डायमेंशन में। तो 1 0 पॉइंट आपका लेट्स से यहाँ पर होगा। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर ये हो गया। दूसरा वेक्टर आपके पास है जी 1 2, यानी एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2, जो कि लेट्स से मैं कहता हूँ जी यहाँ पर आपके पास। ठीक है, 1 2। सेकेंड वेक्टर आपके पास कुछ इस तरह से। तो अब जब आप इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास बेसिकली एक पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करते हुए एक पैरेललोग्राम बन जाएगी और इसका डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली वो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो चले अब ज़रा हम कंप्यूट करते हैं किस तरह से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे। तो चलें पहले मैं ज़रा एग्जांपल के तौर पर इन जनरल मैट्रिक्स लेता हूँ 2/2, जिसमें हमारी एंट्रीज होती हैं A1 1 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन वी हैव A1 2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो में आपके पास A2 1 आ जाता है और A2 2 आ जाता है। इस तरह के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी एवेल्यूएट किया हुआ है, यानी आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, फिर आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ यानी इसको लिखने का तरीकाकार बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए DET आमतौर पर लिख लिया जाता है, या फिर आप ये वर्टिकल बार्स भी यूज़ कर सकते हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में बेसिकली यूज़ होती हैं, वही हैं ये भी। और ये क्या आ जाएगा, A1 1 A2 2 डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस के साथ नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, यानी A1 2 टाइम्स A2 1। अब ये जो डिटर्मिनेंट हम वैल्यूएट कर रहे हैं दिस इज पर्टिकुलरली फॉर 2/2 मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कि इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को कैसे वैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा अगर आप 1/1 की बात करें ज़रा, तो 1/1 का डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यूएट होगा। चले मैं एक एग्जांपल के तौर पर ए को जस्ट एक एंट्री ले लेता हूँ इसमें, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, दिस इज सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, यही एंट्री एज इट इज़ आ जाएगी A1 1। ठीक है, सो ये हमारे पास 1/1 का डिटर्मिनेंट है। अब देखें ये हमारे पास, आप इसको मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपली A1 1 लिख लें चूँकि एंट्री ही उसमें एक है। तो अब बेसिकली मैंने ये काम किया इसलिए कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लेट्स से 1 कहता हूँ तो देखें ज़रा 1 को मैं रीराइट करने लगा हूँ, इस चीज़ को आपने देखना है। देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेल सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू A1 1 आ गया, और A1 1 को अगर मैं एज अ मैट्रिक्स देखूं तो आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A1 1, क्योंकि वो इसी के इक्वल आ जाएगा ना। इसी तरह से A2 2 को भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ A2 2 बिल्कुल लिख सकते हैं अगर एज अ इसको 1/1 मैट्रिक्स देखा जाए तो। इसी तरह माइनस साइन के साथ बाकी भी आपने एज इट इज़ लिखने हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 2 और
A12 को हम एज अ 1 by 1 मैट्रिक्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ A21। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसे यहाँ पर हमने देखा 2 by 2 को 1 by 1 के डिटर्मिनेंट से इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 3 by 3 की बात करें तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको 2 by 2 का डिटर्मिनेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइडिया डेवलप हो गया। अब ज़रा मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करने लगा हूँ, उनकी मदद से फिर हम अपना 3 by 3 या इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करेंगे। तो इसका नाम है जी माइनर। किसी भी एंट्री का माइनर क्या होता है? लेट्स से वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको मैं ए का नाम देता हूँ, ठीक है। देन इसकी किसी भी एंट्री, लेट्स से मैं कहता हूँ ए आई जे, कोई एक आर्बिट्रेरी एंट्री है जो आई थ्रो और जेथ कॉलम है, इसका जो माइनर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एम आई जे के साथ, ठीक है। एम आई जे के साथ मैं इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली इक्वल किसके होता है? ये इक्वल इसके होता है कि आपने जो वाली एंट्री पकड़ी है ना, जिस रो में पड़ी वो रो डिलीट करें, जिस कॉलम में पड़ी वो कॉलम डिलीट कर दें, बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा उसका ये डिटर्मिनेंट होता है। इसको ज़रा हम मिसाल से समझते हैं। लेट्स से मैं मैट्रिक्स ए को मैं कुछ मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स से एंट्रीज हम ले लेते हैं जी 2 2 3 ले लें, 3 by 3 मैट्रिक्स लेने लगा हूँ मैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम ले लेते हैं 0 4 5 और लास्ट रो में ले लेता हूँ, ये खुद से ले रहा हूँ, -1 6 1। वेल सो अब देखें ज़रा, इसकी मैं माइनर, हर एंट्रीज़ का माइनर फाइंड किया जा सकता है। 9 एंट्रीज़ हैं इसमें, 9 की 9 का माइनर फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आप M11 की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें ज़रा, पीछे क्या बचता है? 2 by 2 मैट्रिक्स, उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, विच इज़ 4 5, देन वी हैव 6, देन 1, और इसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने ऊपर देखा हुआ क्या आ जाएगा, 4 times 1 is 4 minus 6 times 5 is 30, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 26। ये माइनस का 26 दरअसल माइनर है फर्स्ट एंट्री का, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ी हुई है। इसी तरह बाकी एंट्रीज का भी आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं M22 कर लेता हूँ, 1 2 करें, आप 2 1 करें, सबका करेंगे। तो 2 2 एंट्री अभी कौन सी है? दिस वन। तो देखें ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ी हुई है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को मैं यहाँ से ज़रा कट आउट करने लगा हूँ। पीछे देखें आपके पास 2 बचा, 3 बचा, -1 बचा, 1 बचा, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। क्या बचा आपके पास? 2 3 -1 एंड 1, तो इसका डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो 2 times 1 is 2, -1 times 3 is -3, सो 2 + 3 is equal to 5। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी एंट्री का माइनर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है कोफैक्टर की, और इसमें हम माइनर को भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। अगेन कोफैक्टर भी आप किसी भी एंट्री का फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको इन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं CIJ के साथ, और ये इक्वल हमारे पास होता है जी -1 की पावर I प्लस जे और साथ में आपने माइनर लिख देना MIJ। कोफैक्टर जस्ट आपके पास जो है ना -1 की 1 पावर जो है I + J एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये साइन इंडिकेट करता है आपका प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, डिपेंड करता है पावर आपकी इवन होगी या ऑड होगी। तो अभी हमने जो माइनस फाइंड आउट किए हैं, इन्हीं की तरह कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेल सो ओके, C11 वैल्यूएट करते हैं जी। पहले C11 किसके कोल आ जाएगा? -1 की पावर, क्योंकि आपके देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, तो वी हैव 1 + 1 और साथ में आ जाएगा M11, तो -1 की पावर क्या आएगी? 2 आ जाएगी, और M11 किसके इक्वल है? -26, तो -1 स्क्वायर इज सिंपली 1, और -26 हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी एंट्री का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो चले मैं ज़रा C12 का कर लेता हूँ। पहले देखें C12 इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा -1 की पावर 1 + 2, और साथ में आ जाएगा M12। अब M12 मैंने ऑलरेडी कंप्यूट नहीं किया हुआ, तो इसको हमें करना पड़ेगा। -1 की पावर 3 आ जाएगी। M12 एंट्री आपकी कौन सी है? दिस वन 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
ऐसे ही है ना। तो आपने फर्स्ट रो को डिलीट करें, सेकंड कॉलम को डिलीट करें, पीछे बचता है 0 -1 5 1। तो क्या आ जाएगा जी, 0 -1 देन वी हैव 5 देन 1। फर्दर जरा इसको कंप्यूट करें। अच्छा -1 की पावर चूंकि ओड है तो माइनस साथ में आ जाएगा। अब अंदर देखें ज़रा, 1 टाइम्स 0 इज़ 0, माइनस और माइनस का 5, तो 3 माइनस आ गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस, क्योंकि ये प्लस का 5 हो गया, फर्दर माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 5 आ रहा है। और ये बेसिकली को फैक्टर आया किस एंट्री का, जो कि फर्स्ट रो में पड़ी हुई है और सेकंड कॉलम में पड़ी हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको इसका आइडिया क्लियर हो चुका होगा, माइनर कैसे फाइंड करते हैं और को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा अब ज़रा हम आते हैं किस तरह से ये को फैक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट वैल्यूड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा 2x2 मैट्रिक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको जनरल करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ को फैक्टर एक्सपेंशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। को फैक्टर एक्सपेंशन यानी को फैक्टर की मदद से आपने एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी वैसे कंप्यूट किया हुआ है। तो इन जनरल हम लेते हैं a इज़ इक्वल टू वही मैट्रिक्स जो हमने अभी स्टार्ट में लिया था, A11, और इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड देन वी हैव A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, सो अब देखें इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंट्री, सॉरी मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था जी A11, देन वी हैव A22 माइनस साइन के साथ A12 A21, ये इसका डिटर्मिनेंट था। तो चलें, ये डिटर्मिनेंट हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट को फैक्टर्स की टर्म्स में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें पहले ज़रा इसके सब के सब को फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलें ज़रा पहले हम इसके को फैक्टर फाइंड करते हैं। देखिए C11 क्या आएगा, दिस इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 और साथ में आ जाएगा M11, एंड दिस इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2। M11 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, पीछे हमारे पास जस्ट ये वाली एंट्री बचेगी। फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें और फर्स्ट रो को डिलीट करें, पीछे बचेगा A22। क्योंकि -1 की पावर इवन है तो जस्ट हमारे पास इसका आंसर A22 आ जाएगा। दिस इज़ दी को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री। वेल, सो नेक्स्ट हमने अगर को फैक्टर में फाइंड करना चाहूँ, लेट्स से C12, यानी आपकी जो A12 एंट्री है ना, इसमें आपने ये करना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। पहले तो -1 की पावर आ जाएगी ना 1 + 2, नेक्स्ट हमारे पास माइनर आ जाएगा 1 2 का, -1 की पावर आ जाएगी ओड 3, और M12 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, पीछे बचेगा A21। तो सिंपली इसको लिख लें, -1 की चूँकि पावर ओड है तो माइनस भी साथ आ जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू -A21। ठीक है, अब आ जाए ज़रा थर्ड को फैक्टर पर, विच इज़ C21 सॉरी, और इसमें हम -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1 और साथ में M21। ओके, सो -1 की पावर अगेन हमारे पास ओड आ जाती है, यहाँ पर भी 3, और M21 का मतलब क्या है कि आपके पास दिस एंट्री यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ज़रा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, पीछे एंट्री बचती है A12। चूँकि -1 की पावर ओड है तो माइनस भी साथ में आ जाएगा, माइनस का A12 आंसर आ गया। और लास्ट पे एक और को फैक्टर है विच इज़ C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। डेफिनेशन यूज़ करें जी, -1 की पावर 2 + 2, साथ में आ जाएगा M22, और M22 हमारे पास किसके इक्वल है, अच्छा -1 की यहाँ पर पावर आ जाएगी इवन 4, और M22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो आप देखेंगे कि पीछे एंट्री बचती है A11। तो A11 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज़ इक्वल टू -1 की चूँकि इवन पावर है तो जस्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा A11। तो हमें को फैक्टर सब के सब इस मैट्रिक्स के मिल गए, डिटर्मिनेंट भी पता है।
अब बेसिकली 4 तरीक़ों से हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमें पता है, इस डिटर्मिनेंट को 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं और वो 4 तरीके कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। वेल, तो द फर्स्ट वन, आप डिटर्मिनेंट को मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप लिख सकते हैं जी A11 C11 प्लस A12 C12, एक तरीका ये है। इसी तरह से सेकंड मेथड आपका ये है कि A21 इसी तरह से C21 प्लस A22 C22। इसी तरह से थर्ड आप ये कह सकते हैं कि A11 C11 प्लस A21 C21। इसी तरह से लास्ट वे एवेल्यूएट करने का वो ये है जी A12, अब मैं बताता हूँ बेसिकली मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, C12 प्लस A22 C22। ओके, सो अब आप ज़रा C11 की वैल्यू देखें, यहाँ से क्या आ रही है, A22 आ रही है, C12 की क्या आ रही है, माइनस A21 आ रही है। तो अगर आप दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बाकी चारों केसेस में भी ऐसे ही होगा, मतलब ये फर्स्ट वन है, दिस इज़ द सेकंड वन, देन वी हैव थर्ड वन, फोर्थ वन। चारों में आप जब कोफैक्टर की वैल्यूज़ पुट करेंगे ना ऊपर से देख के, तो आपके पास डिटर्मिनेंट वही वाला आएगा जो ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है। लेकिन देखें यहाँ पर बेसिकली 4 मेथड क्यों हैं। फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है ना, अगर आप अपने मैट्रिक्स को, चलो मैट्रिक्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज़ ओवर मैट्रिक्स A11 A12 देन वी हैव A21 A22। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी आपने जो पहले नंबर में मैंने किया हुआ है दिस इज़ बाय फर्स्ट रो। पता कैसे चलेगा फर्स्ट रो, A11 A11 A12 A12, तो आपने पहले ही जो अपना मेथड है ना फर्स्ट वाला, इसमें आपने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया हुआ है। सेकंड जो आप देख रहे हैं विच इज़ A21 और A22, क्या यूज़ हो रहा है A21 22, तो सेकंड में हमने इसको सेकंड रो से एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड में अगर आप देखें तो A11 A21, तो फर्स्ट कॉलम से हमने एक्सपेंड किया हुआ है, फर्स्ट कॉलम को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट किया हुआ है। इसी तरह से लास्ट पे आए तो आप देखेंगे A12 और A22, और ये हमने सेकंड कॉलम से किया हुआ है। यानी आप कोई भी रो यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने के लिए कोफैक्टर एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके मैट्रिक्स का साइज़ जो है वो 2x2 होगा तो 4 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आप फर्स्ट रो से कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से कर सकते हैं, सेकंड रो से कर सकते हैं और सेकंड कॉलम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसका साइज़ होगा 3x3 का, यानी उसमें 3 रोज़ होंगी, 3 कॉलम्स होंगी, तो फिर कितने पॉसिबल वेज हैं, 6 हो जाएंगे। फर्स्ट रो से कर सकते हैं, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, ऐसे ही है ना। तो उसमें आपके पास टोटल पॉसिबल 6 वेज होंगे। अब आपने डिसाइड कौन सा करना है कि मैं किस रो से या किस कॉलम से एक्सपेंड करूं, ये डिपेंड करता है आपके किस रो में ज़्यादा कॉलम्स हैं, और सॉरी किस रो में या किस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। यानी जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे आपको कंप्यूटेशन उसमें कम करना पड़ेगी। ये सब चीज़ें खैर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये जो मैंने 4 तरीके लिखे हैं इन्हीं की पहले एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम इसको 3x3 पर और फिर इन जनरल n/n पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।